स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों, प्रेजेंटली अमेरिका की पॉलिटिक्स काफी इंटरेस्टिंग स्टेज पर है। अब एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन की 22nd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग एक क्लियर कट रूल है कि भाई 2 टर्म से ज्यादा कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो सकता, और दूसरी तरफ ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई आई विल बी बैक फॉर द 3rd टर्म। और साथ ही मीडिया में ये स्टेटमेंट देने टाइम वो हर वक्त कहते हैं कि आई एम सीरियस अबाउट इट। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। अब दोस्तों, इससे लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं कि अगर ट्रंप कोई लूप होल से वापस आ सकते हैं तो भाई बराक ओबामा जैसे हैवी हिटर को भी यूएस पॉलिटिकल सीन में वापस लाया जा सकता है। तो चलिए इन सब पॉसिबिलिटीज को अपने आज के इस वीडियो में डिकोड करते हैं। अब दोस्तों, 22nd अमेंडमेंट यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्लॉज है जिसकी वजह से ओबामा को 3rd टर्म से दूर रहना पड़ा था। अब अगर देखें कि ये अमेंडमेंट क्या कहता है, तो सिंपल शब्दों में ये कहता है कि नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। यानी एक आदमी सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है और उससे ज्यादा नहीं, लेकिन इलेक्शंस के जरिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ये अमेंडमेंट 1951 में रेटिफाई हुआ था क्योंकि उस वक्त फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने 3 नहीं, ट्रेडिशन को तोड़ते हुए 4 इलेक्शन जीत लिए थे। 1932 का, 1936, 1940 और 1944। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन ने 2 टर्म के बाद रिटायर होकर एक ट्रेडिशन शुरू किया था जिसे FDR ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के ऊपर ब्रेक कर दिया। अब ये अमेंडमेंट उस वक्त इसलिए लाया गया क्योंकि FDR के 3rd और 4th टर्म ने लोगों को डरा दिया था कि कहीं अगर यूएस के प्रेसिडेंट की कुर्सी लाइफ टाइम की हो गई तो प्रेसिडेंसी कुड बिकम अ डिक्टेटरशिप व्हिच कैन लास्ट अ लाइफ टाइम। और बात सही भी थी दोस्तों। पावर का नशा लंबे समय तक चले तो डेमोक्रेसी की वाट लग सकती है। अब 1947 में कांग्रेस ने प्रपोजल डाला और 4 साल बाद स्टेट्स ने मिलकर इसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। अब इसके बाद 22nd अमेंडमेंट का अगर इफेक्ट देखें तो इसके बाद से हर प्रेसिडेंट 2 टर्म के बाद आउट हो गए। बिल क्लिंटन हो, चाहे वो जितने भी पॉपुलर थे, जॉर्ज W बुश या ओबामा, 3 बार कोई भी व्हाइट हाउस नहीं जीत सका, लेकिन वाया इलेक्शन। अब ओबामा खुद मानते हैं इस बात को कि अगर उस वक्त के ऊपर ये अलाउड होता तो शायद वो 3rd टर्म भी जीत सकते थे। अगर उनके खुद के शब्दों में देखें तो उन्होंने कहा कि आई एम कॉन्फिडेंट दैट इफ आई हैड रन अगेन आई थिंक आई कुड हैव मोबिलाइज्ड अ मेजॉरिटी ऑफ द अमेरिकन पीपल। लेकिन 22nd अमेंडमेंट ने रहने नहीं दिया दोस्तों इस सीन को। लेकिन इस सब में एक लूप होल है, और वो लूप होल ये है कि अगर आप नोटिस करो ध्यान से तो 22nd अमेंडमेंट में लफ्ज है इलेक्टेड। मतलब आफ्टर 2 टर्म्स इलेक्शन जीत के आना डिसअलाउड है। जब ड्राफ्ट लिखा भी जा रहा था दोस्तों तो कुछ लोग चाहते थे कि 2 टर्म से ज्यादा ऑफिस होल्ड ना करना लिखिए, चाहे फिर वो किसी भी तरह से हो, पर फाइनल टेक्स्ट में इलेक्टेड शब्द आया। और यही शब्द आजकल लूप होल वाली थ्योरियों की जान है दोस्तों, क्योंकि अगर बिना इलेक्ट हुए किसी जुगाड़ से प्रेसिडेंट बनते हो, जैसे कि सक्सेशन से, तो टेक्निकली 22nd अमेंडमेंट वॉयलेट नहीं होता। अब कांग्रेस ने शायद यही पॉसिबिलिटी छोड़ी थी ताकि उस टाइम के प्रेसिडेंट जो हैरी ट्रूमैन थे वो ऑफेंड ना हो, और इसी ऑफेंड वाली बात के कारण ही ये क्लॉज भी ऐड किया था कि उस वक्त के प्रेसिडेंट ट्रूमैन पर ये डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा। अब अगर किसी को ये रूल चेंज करना है तो देखो सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा। और भाई कॉन्स्टिट्यूशन को यूएस में चेंज करना कोई हलवा नहीं, क्योंकि अमेरिका में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना एक टफ 2 स्टेप प्रोसेस है। आर्टिकल नंबर 5 के अंदर 2 तरीकों से यूनाइटेड स्टेट्स का संविधान अमेंड हो सकता है। सबसे पहले अगर कांग्रेस यानी कि वहां का पार्लियामेंट उसको प्रपोज करे, और दूसरा वहां पे जितनी भी स्टेट्स हैं वो एक कन्वेंशन बुलाएं। देखिए, पहले ऑप्शन से ही अब तक सारे के सारे जो 27 अमेंडमेंट्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुए हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो वहां की लोकसभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट यानी कि अपने वाले राज्यसभा के इक्विवेलेंट, दोनों में 2/3 मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 435 मेंबर्स होते हैं, तो भाई कम से कम 290 वोट्स चाहिए होते हैं उसको पास करने के लिए। अब सेनेट में 100 सेनेटर्स हैं, उसमें से 67 की सपोर्ट मैंडेटरी है, और ये सुपर मेजॉरिटी के बिना बिल आगे जा ही नहीं सकता। अब कांग्रेस यानी कि उनके पार्लियामेंट से पास होने के बाद प्रपोजल जाता है दोस्तों स्टेट्स के पास। 50 स्टेट्स में से 3/4 को रेटिफाई करना होता है, यानी 38 स्टेट लेजिस्लेचर्स को हां बोलना पड़ेगा, और तब जाके अमेंडमेंट जो है वो फाइनल बनेगा। अब ध्यान रहे, कांग्रेस एक डेडलाइन भी दे सकती है, जैसे 7 साल के अंदर अंदर सब स्टेट्स को इसको रेटिफाई करना होगा, नहीं तो ये बिल फेल हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑल्टरनेट रूट की, जो था स्टेट्स कन्वेंशन वाला। अब देखिए, इस रूट में अगर 2/3 स्टेट्स यानी कि 34 अमेरिकन स्टेट्स अगर डिमांड करती हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बुलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा दोस्तों आज तक कभी भी नहीं हुआ, और एंड रिजल्ट लेकिन उसका भी यही होगा कि 3/4 स्टेट्स का अप्रूवल लगेगा। सो टोटल में दोस्तों ये 290, 67 और 38 का खेल है।
अब इतना बड़ा कंसेंसस आना, वो भी आज की यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पोलराइज्ड पॉलिटिक्स में, बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है। अब देखो ना, 22nd अमेंडमेंट कोई हटाने की कोशिश है, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुई। एंडी ऑगलिस नाम के कांग्रेसमैन ने हाल ही में प्रपोजल डाला था कि 22nd अमेंडमेंट को ट्वीक करने का, एक डिटेल्ड, आगे हम प्रोसेस को बात करेंगे, एक ट्वीक करने का उसको चांस देना चाहिए, और कांग्रेस में उसके पास होने का लेकिन चांस नियर जीरो है। अमेरिकन हिस्ट्री में काफी अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए हैं जो पास नहीं हो पाए, क्योंकि ये 2/3 और 3/4 का माउंटेन क्रॉस करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो इन शॉर्ट दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो दोनों पार्टीज को मिलकर एक तरफ आना पड़ेगा, तब जाके 38 स्टेट्स तक बात पहुंचेगी, जो एक अपहिल बैटल है। बट फिर सवाल उठता है दोस्तों कि ट्रंप साहब तो कह रहे हैं कि ही इज सीरियस, तो इसका क्या मतलब है? देखिए, ट्रंप ने खुद हिंट किया है कि वो मजाक नहीं कर रहे। जब थर्ड टर्म की बात वो छेड़ते हैं तो ही इज वेरी सीरियस। एनबीसी न्यूज को इंटरव्यू देते टाइम उन्होंने बोला कि देयर आर मेथड्स बाय व्हिच यू कुड डू इट। अब दोस्तों, ट्रंप ने इसके ऊपर एक प्लान भी बताया। अब ट्रंप का कहना है कि भाई देखो, अगर ट्रंप के रनिंग मेट, यहां पे जो उनके वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंट वाले हैं, जेडी वैंस, अब जेडी वैंस को 2028 में बनाया जाए प्रेसिडेंट, और ट्रंप खुद वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनी बन जाए और वाइस प्रेसिडेंट बन के आ जाए। अब वाइस प्रेसिडेंट बनने के बाद जो उनके प्रेसिडेंट होंगे जेडी वैंस, वो कर दे रिजाइन। अब रिजाइन करने के बाद अमेरिका में रूल ये है कि अगर जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है वो रिजाइन कर दे तो उनकी पोस्ट को संभालने के लिए आएंगे वाइस प्रेसिडेंट, और वो होंगे ट्रंप। तो ये जुगाड़ है। अब इसको कहते हैं दोस्तों बैकडोर एंट्री। इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के लिए लड़ें और जीत कर प्रेसिडेंट की गद्दी पालें। अब दोस्तों, ट्रंप ने यह भी बोला है कि देयर आर अदर वेज टू, मतलब और भी तरीके हैं। लेकिन आखिर जो भी तरीके हैं, क्या ये कानूनी दायरे में अलाउड हैं? दोस्तों, 22nd अमेंडमेंट तो इलेक्टेड मोर देन ट्वाइस से रोकता है। अब ट्रंप कहेगा कि भाई मैं तो इलेक्ट हुआ वाइस प्रेसिडेंट हूं, प्रेसिडेंट तो भाई मैं बाद में बना, तो भाई रूल तो मैंने फॉलो किया ना। अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि 12th अमेंडमेंट जो इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटीज को डिफाइन करता है, वो इसमें रोड़ा डालेगा। क्योंकि 12th अमेंडमेंट के लास्ट सेंटेंस में लिखा है कि नो पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनली इनएलिजिबल टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट शेल बी एलिजिबल टू दैट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। सीधे सीधे शब्द, जो प्रेसिडेंट बनने के लिए एलिजिबल नहीं, वो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं बन सकता। अब सवाल उठता है कि क्या थर्ड टर्म के लिए डिस्क्वालिफाइड आदमी कॉन्स्टिट्यूशनली इनएलिजिबल माना जाएगा? बहुत से स्कॉलर्स का कहना है कि हां, 22nd अमेंडमेंट की वजह से ट्रंप प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो सकते। मतलब ट्रंप का ये वीपी रिजाइन प्लान 12th अमेंडमेंट की दीवार से टकरा के टूट जाएगा। फिर भी कुछ लोग टेक्निकल आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी के लिए क्लियरली 3 चीजें दी गई हैं: नेचुरली बॉर्न सिटीजन, 35 इयर्स ऑफ एज और 14 इयर्स ऑफ रेजिडेंसी। टर्म लिमिट का जिक्र एलिजिबिलिटी में नहीं है, ये अलग से अमेंडमेंट में है। तो एक लॉयर आर्ग्यू करते हैं कि भाई ट्रंप अभी भी कॉन्स्टिट्यूशनली एलिजिबल है, क्योंकि वो 35 इयर्स प्लस है, नेचुरली बॉर्न सिटीजन एक्सेट्रा, बस इलेक्ट होने की रिस्ट्रिक्शन है। और इस एंगल से कहें तो 12th अमेंडमेंट शायद ट्रंप को ना रोक सके। ट्रंप के एलाइज ने एक और रास्ता भी सोचा, अमेंड द अमेंडमेंट इटसेल्फ। रिपब्लिकन रेप एंडी ऑगलिस ने 2025 में एक प्रपोजल रख दिया कांग्रेस में कि 22nd अमेंडमेंट को बदलो ऐसे कि जिन्होंने नॉन कंसेक्यूटिव टर्म्स सर्व किए हैं उनको थर्ड टर्म लड़ने को मिले। इसमें चालाकी ये थी कि ट्रंप 2016 और 2020 फिर गैप आया, फिर 2024 से 2028 सर्व करके नॉन कंसेक्यूटिव कैटेगरी में फिट होंगे, तो 2032 तक भी वो लड़ सकते हैं। अब ये किया क्यों? बिकॉज ऑफ बराक ओबामा। देखो, ओबामा को ये प्रपोजल डायरेक्टली एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि ओबामा ने 2008 और 2012 में बैक टू बैक जीत हासिल करी, जो कि उनकी कंसेक्यूटिव टर्म्स हुई। अब ये क्या ही सोची समझी चाल है कि भाई अपने बंदे के लिए रूल बदलो और ओपोनेंट को बाउंस आउट कर दो। लेकिन सच बोलूं तो ऑगलिस का रेजोल्यूशन सिंबॉलिक पॉलिटिक्स से ज्यादा है, उसका पास होना मुश्किल है, क्योंकि 2/3 वोट्स मिलना यूटोपिया है करंट कांग्रेस की सिचुएशन के नंबर्स में। अब लास्टली एक और तरीका है दोस्तों, और वो है एक क्रेजी थ्योरेटिकल सिनेरियो जिसकी अमेरिकन कॉफी टेबल्स पर काफी ज्यादा चर्चा है कि कैसे ट्रंप और बराक ओबामा बिना इलेक्शन लड़े एक और तरीके से तीसरी बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। अब आंसर है दोस्तों प्रेसिडेंशियल लाइन ऑफ सक्सेशन का इस्तेमाल। सुनने में मूवी प्लॉट जैसा लगेगा, पर चलिए इसको डिकोड करते हैं। देखिए, स्पीकर ऑफ द हाउस रूट यूएस में अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों किसी वजह से अपनी सीट छोड़ दें या डेथ या इंपीचमेंट से रिमूवल हो, तो अगला प्रेसिडेंट कौन बनता है? आंसर इज स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का लीडर, और यह लिखा है प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट ऑफ 1947 में।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन कहीं नहीं बोलता कि स्पीकर को हाउस का इलेक्टेड मेंबर ही होना चाहिए। तो टेक्निकली हाउस किसी भी एलिजिबल अमेरिकन को स्पीकर चुन सकता है। यह अलग बात है कि हिस्टोरिकली हमेशा मेंबर्स ही स्पीकर बनते आए हैं। तो थ्योरी यह कहती है दोस्तों कि ओबामा को स्पीकर बना दो। मान लो डेमोक्रेट्स मेजॉरिटी का डिसाइड करें कि उनको ओबामा जैसा स्टेट्समैन चाहिए स्पीकर के लिए, फिर अगर प्रेसिडेंट और वीपी जो भी उस वक्त के हो वो रिजाइन कर दे, उनको इंपीच कर दिया जाए या कोई भी वैकेंसी हो, तो ओबामा जी सक्सेशन में प्रेसिडेंट बन जाएंगे बिना इलेक्शन के जीते। और यही रूट ट्रंप भी फॉलो कर सकता है। अब सवाल है भाई कैसे? क्योंकि दोस्तों 22nd अमेंडमेंट सिर्फ इलेक्टेड होने से रोकती है, सक्सेशन नहीं। अब इस सिनेरियो में ओबामा सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाएंगे एज नेक्स्ट इन लाइन, जो 22nd अमेंडमेंट एक्सप्लिसिटली बैन नहीं करती। अब दूसरा क्रेजी तरीका है दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट का रूट। दूसरे तरीके को देखें तो ओबामा को वाइस प्रेसिडेंट बना दो वाया अपॉइंटमेंट। 25th अमेंडमेंट के अंदर जब वाइस प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है तो प्रेसिडेंट एक नॉमिनी प्रपोज करता है और दोनों हाउसेज ऑफ कांग्रेस मेजॉरिटी से अप्रूव करें तो वो बंदा वीपी बन जाता है। मान लो एक प्रेसिडेंट डिसाइड करे कि अपनी टर्म के बीच ओबामा को वीपी बनाए, यदि वीपी वहां पे रिजाइन कर दें, उनका पोस्ट वेकेंट हो, और फिर वही प्रेसिडेंट अगर स्टेप डाउन करे या अनेबल हो जाए तो ओबामा फिर प्रेसिडेंट के पद पे पहुंच सकते हैं। लेकिन यहां फिर से वही 12th अमेंडमेंट का सवाल खड़ा होता है कि ओबामा 2 टर्म सर्व कर चुके हैं, तो क्या उनको वीपी बनने से रोका जाएगा? मोस्ट लाइकली हां दोस्तों, 12th अमेंडमेंट रोकेगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनली इनएलिजिबल पर्सन वाइस प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अब लॉयर्स इस पे बाल की खाल निकाल सकते हैं कि जैसे ट्रंप के केस में डिस्कस किया, पर हैवी कंसेंसस यही है कि ओबामा को या ट्रंप को वीपी नॉमिनेट करना स्ट्रेट अप अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो वीपी वाला रूट इज वेरी मच डाइसी। अब तीसरा लास्ट क्रेजी रूट है दोस्तों कैबिनेट एंड अदर ऑफिस रूट। देखिए सक्सेशन एक्ट में स्पीकर के बाद सेनेट प्रेसिडेंट प्रोटेम या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड सो ऑन कैबिनेट पोस्ट लाइन में आते हैं। अब टेक्निकली अगर ट्रंप या ओबामा दोनों में से किसी को कैबिनेट पोजीशन पे बिठा दिया जाए लाइक एन अपॉइंटेड पोस्ट और ऊपर के सब लोग हट जाएं, तब भी वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बट ये और भी ज्यादा फार फेच्ड है। स्पीकर ही बेस्ट बेट होता, क्योंकि स्पीकर शुरू में ही वो सक्सेशन वाली लाइन में नंबर 1 पे आ जाता है। अब सवाल आखिर में यह भी उठता है कि भाई क्या ऐसा कभी हुआ? नहीं, अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि 2 टर्म एक्स प्रेसिडेंट ने खुद को वापस लाने के लिए ऐसी चाल चली हो। लेकिन हिस्ट्री में लोगों ने इस लूपहोल की तरफ इशारा जरूर किया। 1960 में जब ड्वाइट आइजनहावर अपना 2nd टर्म खत्म कर रहे थे, उसने प्रेस से पूछा कि क्या वो नेक्स्ट बार वीपी बन सकते हैं किसी भी तरह से। लाइक हंसी में बोला था, आई डोंट नो, मे बी यू माइट फाइंड आउट अबाउट दैट वन। डायरेक्टली मना नहीं करा, और उस टाइम ये टॉपिक इतना सीरियस नहीं था, बस हाइपोथेटिकल था। लेकिन बाद में भी जब पॉपुलर प्रेसिडेंट्स रिटायर हुए, रोनाल्ड रीगन, बिल क्लिंटन, बराक ओबामा, खुद उनके लॉयलिस्ट ने कॉफी टेबल पे ये बातें छेड़ी कि क्या कोई जुगाड़ हो सकता है कि वो वापस आ सके। अब क्लिंटन के टाइम पर भी 1990s में एक स्कॉलर स्टीफन गिलर्स ने सजेस्ट किया कि क्लिंटन को वीपी नॉमिनी बना दो फ्यूचर इलेक्शंस में और फिर वो वहां से प्रेसिडेंट बन जाएंगे। अब ऑब्वियसली ये सब बातें सीरियस लेवल पे कभी नहीं पहुंची, क्योंकि सिस्टम में काफी नॉर्म्स और पॉलिटिकल विल भी मैटर करती है। अब अमेरिका की पब्लिक भी शायद ऐसे शोषण को पसंद ना करे अनलेस बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो। लीगली देखा जाए तो ओबामा और ट्रंप का स्पीकर सक्सेशन रूट पॉसिबल लगता है ऑन पेपर, बट प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा अनलाइकली है। अब इसके लिए इतना कुछ गलत होना पड़ेगा कि वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सबको हटाना पड़ेगा, हाउस का स्पीकर ओबामा या ट्रंप को बनाना पड़ेगा, जो इस फैंटेसी को सोच के ही एक रियलिटी से हमें बहुत ज्यादा दूर लगता है। फिर भी ये एक फैसिनेटिंग केस स्टडी दिखाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक छोटा सा लूपहोल रह गया है, जिसे थ्योरेटिकली टर्म लिमिट्स का चक्कर बाईपास हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर कभी कोई एक्स प्रेसिडेंट इस रास्ते से आने की कोशिश भी करता है तो पॉलिटिकल बैकलैश बहुत हार्ड होगा। ऑपोजिशन पार्टी और शायद पब्लिक भी बोलेगी कि स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ है, और कोर्ट्स में भी चैलेंज होगा कि क्या 22nd अमेंडमेंट को ऐसे आउटस्मार्ट करना अलाउड है या नहीं। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। अब आपके क्या विचार हैं दोस्तों कि क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल लूपहोल्स हैं, लीगल लूपहोल्स हैं, इनको एक्सप्लोर किया जा सकता है? क्या भारतीय संविधान में भी ऐसे कोई लूपहोल्स हैं? अगर हैं, आपको पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अबाउट व्हाट आर योर व्यूज अबाउट इट, डू मेंशन द कमेंट्स। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।